आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा नए चैप्टर से और चैप्टर होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने चैप्टर पढ़ रहे हो सारे ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस किस बात से मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। आपसे जो पुराना कोर्स था ना, वो कोर्स था मई 18 से लेके नवंबर 2023 तक, करेक्ट। मई 2018 से लेके नवंबर 23 तक ओल्ड कोर्स था। ठीक, अब जो नया कोर्स है वो है मई 24 ऑनवर्ड्स, करेक्ट। इतने अटेम्प्ट में जितने भी अटेम्प्ट हुए ना, हर एक अटेम्प्ट में वन क्वेश्चन इस चैप्टर से आया ही आया था। और नए कोर्स में भी ये चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो नए कोर्स में भी डेफिनेटली इस अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछेगा। इस अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछने का लॉजिक बहुत सिंपल है कि बच्चा ओवरहेड चैप्टर, अब देखो ये ओवरहेड चैप्टर की डिस्कशन यहाँ पे आएगा क्योंकि ये भी ऑब्जर्प्शन का एक तरीका है। प्रोडक्ट पे ओवरहेड का खर्चा चार्ज करने का एक तरीका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो बच्चा ओवरहेड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, ये जानने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछना जरूरी है। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड कॉस्टिंग का डिफरेंस वही बच्चा कर सकता है जो दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। अगर आप बात करोगे सर क्या मई 18 से पहले ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे, तो मई 18 से पहले जो कोर्स था ना उसका नाम था आईपीसीसी। वो ओल्डर टू ओल्डर वर्जन कोर्स हो गया, वहां पे ये चैप्टर था नहीं। उस समय ये चैप्टर था सीए फाइनल में। ठीक है, तो ये चैप्टर प्रीवियस कोर्स में आया था मई 2018 में फर्स्ट टाइम। तब से हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछता था और आगे आने वाले टाइम में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बेसिक कंसेप्ट। फिर ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आएगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके प्रोडक्ट का कैसे कॉस्ट कैसे पता करेंगे ये सीखोगे आप। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या फर्क था, क्या डिफरेंस था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते भी रहता है थ्योरी में। ये भी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। हमने अभी तक इतना समझा है कि सर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर हमें निकालना हो, मान लेते ये है प्रोडक्ट ए, इसका प्राइस निकालना हो तो जितने भी इसमें खर्चे लग रहे हैं सबको जोड़ दो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया है ना, तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। सारे डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। और ओवरहेड का भी खर्चा जोड़ दो, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा टोटल कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग में एक तो डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं और एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ये है डायरेक्ट खर्चा, ये है इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा मैंने अभी तक बहुत बार ये चीज रिपीट किया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है। इसका मतलब कि ये जो खर्चे हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, इसका मतलब हमें पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना लग रहा है पता है। ये सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, तो इसीलिए प्रोडक्शन पे कितना लग रहा है ये खर्चा हमें पता रहता है। पर इनडायरेक्ट खर्चा टोटालिटी में इनकर्ड होते हैं, है ना, हमें पर यूनिट पता नहीं रहता। हमें पर यूनिट एक बजटेड बेसिस पे निकाल के चार्ज करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर ओवरहेड में। तो ये हमें ऑब्जर्व कराना पड़ता है प्रोडक्ट पे। सॉरी, ठीक है, यूनिट पे हमें ऑब्जर्व कराना पड़ता है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
कि जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं किसी प्रोडक्ट में बनाने के लिए, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो सारे डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं, करेक्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट जो है ये हमें पता रहता है प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट। पर यूनिट प्रोडक्शन में कितना खर्च लग रहा है ये हमें पता होता है, सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे नहीं है, इन टोटालिटी में इनकर्ड होते हैं। प्रोडक्शन पे हमें निकालना होगा कि एक प्रोडक्ट पे ये खर्चे कितने चार्ज करें, ठीक। तो इसको क्या किया जाता है, तो डायरेक्टली नॉट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट। करेक्ट। अब जब डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, ऑब्जॉर्ब्ड ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे ऑब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, टू मेथड, दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वही है जिसको ऑब्जॉर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, जो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा है, जो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ओवरहेड में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी ओवरहेड होगा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकालेंगे एंड ओवरहेड रेट निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट के बेसिस पे प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, यही पढ़ा था ओवरहेड में। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड निकालते थे डिपार्टमेंट का, उसके बाद ओवरहेड रेट निकाल के प्रोडक्ट पे चार्ज करते थे, याद आ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। लेकिन इससे बढ़िया वर्जन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इससे ज्यादा रियलिस्टिक कॉस्ट का बिहेवियर बताता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये ट्रेडिशनल है तो ये मॉडर्न है, ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। इसमें हम क्या करते थे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, तो इसमें करते थे ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड ऑन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन, याद करो, रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट मशीन आवर के बेसिस पे भी हो सकता था, लेबर आवर के बेसिस पे भी हो सकता था, बेस्ड ऑन मशीन आवर, लेबर आवर, ईटीसी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड ऑन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे प्रोडक्ट पे ओवरहेड का खर्चा चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना, यहाँ पे एक डिफरेंस लिखाऊंगा, ये डिफरेंस से चैप्टर याद भी रहेगा आपको और ये डिफरेंस पूछते भी रहता है, ठीक। तो ये स्पेस छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे। जैसे जैसे कंसेप्ट समझते जाएंगे ये डिफरेंस आगे टेबल फिल होते जाएगा, ठीक है। अभी पहला कंसेप्ट चल रहा है बेसिक, दूसरा कंसेप्ट क्या, कॉस्ट ड्राइवर का यहाँ जिक्र हुआ है ना कि ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब्ड ऑन अ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट पे ओवरहेड चार्ज करते हैं कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगा, फाइनल में जाओगे कॉस्टिंग बहुत आसान लगेगा। चीजें लॉजिकली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो। मान लेते हैं एक परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेज करना, परचेज ऑर्डर प्लेस करना, ठीक। जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स चाहिए तो वो गुड्स
परचेज कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज करने के बाद स्टोर में गुड्स आते हैं, जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भेज के आराम से गुड्स ले लेता है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है परचेज ऑर्डर प्लेस करना। परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा कि नहीं? ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है एक चीज पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर पे। मान लो एक बार ऑर्डर करते हैं तो 1000 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, तो ऑब्वियसली दो बार ऑर्डर करेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। तीन बार ऑर्डर करेंगे तो 3000 आएगा। जितना नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते जाएगा उतनी बार ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, है कि नहीं? देखो, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा लोकेशन, कोई भी ऐसा पर्सन, कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए, कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड हुआ कम इनकर्ड हुआ उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। परचेज डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे खर्चा तो होगा, जहां पे भी खर्चा इनकर्ड होता है ना उसको कॉस्ट इनकर्ड होने वाले जगह को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब शॉर्टकट में लिखो डिपार्टमेंट वेयर कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, कॉस्ट सेंटर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी। फिलहाल समझो कि परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। ये जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना इसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से खर्चा होता है। ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, है कि नहीं? तो ऑर्डर प्लेस करना एक एक्टिविटी है और उसकी वजह से ओवरहेड जो इनकर्ड हो रहा है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ओवरहेड है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो एक्टिविटी क्या होता है? एनी एक्शन दैट इनकर्स कॉस्ट। ठीक है चलो, ये क्या है? जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना ये कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी है, इसी को ओवरहेड बोलते हैं। खर्चा है कहने का मतलब जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर ये क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइव करता है ना गाड़ी को, तो देखो ये कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है इसीलिए इसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। इसी की वजह से कॉस्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, अफेक्ट हो रहा है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। तो इसकी वजह से कॉस्ट पे इंपैक्ट आ रही है। कॉस्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे। तो परचेज ऑर्डर इज अ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब फैक्टर दैट अफेक्ट कॉस्ट। कुछ ऑथर इसको लिखते हैं फैक्टर दैट चेंजेज कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। यानी कि ये जो कॉस्ट है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें जो चेंज लेके आ रहा है ना उसको फैक्टर को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ड्राइवर। मैंने एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है। स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स को स्टोर करता है और वहां पे कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो जो स्टोर का कॉस्ट है वो क्या है? एक कॉस्ट का एग्जाम्पल है, कॉस्ट का एग्जाम्पल है। स्टोर का जो खर्चा है पता है नंबर ऑफ रिक्विजिशन के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, जितना रिक्विजिशन आप डालोगे उतना ही स्टोर का खर्चा बढ़ेगा, तो वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। सिमिलरली देखो, सेटअप का खर्चा है। सेटअप क्या है? एक एक्टिविटी है ना? जितने बार मशीन सेटअप करोगे सेटअप का खर्चा आएगा, है ना? मान लो एक बार सेटअप करने का 100 रुपया है तो दो बार सेटअप करोगे 200 आएगा, तीन बार सेटअप करोगे 300 आएगा। यानी कि सेटअप एक एक्टिविटी है जो कॉस्ट को इनकर्ड करता है और कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, मशीन चलाते हैं ना तो वो एक्टिविटी है एक। तो मशीन चलाते हैं तो क्या इनकर्ड होता है? मशीन ऑपरेशन करते हैं तो मशीन ओवरहेड इनकर्ड होता है, मशीन एक्सपेंस इनकर्ड होता है। और मशीन आवर जो है ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है।
जितना घंटा मशीन चलाओगे मशीन एक्सपेंस उतना ही आएगा, कम चलाओगे कम आएगा। ठीक है, गुड्स को डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। तो डिलीवर करना क्या होता है, एक्टिविटी है, डिलीवरी कॉस्ट एक ओवरहेड है। अब गुड्स का डिलीवरी जो है ये खर्चा है, किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिलीवरी पे। जितना ज्यादा बार डिलीवरी करेंगे उतना ही डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिसकी वजह से वो खर्चा इनकर्ड होता है, जिसकी वजह से वो खर्चा कम या ज्यादा होता है। कॉस्ट ड्राइवर जितना ज्यादा होगा खर्चा उतना ही ज्यादा होगा, कॉस्ट ड्राइवर कम होगा खर्चे उतने ही कम होंगे। ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया। अब एक और टर्म्स आता है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, कॉस्ट सेंटर, एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जिसको ओवरहेड भी बोलते हैं, कॉस्ट भी बोल सकते हो, ओवरहेड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंज आते हैं। अब एक आता है कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट। मान लो हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेजिंग क्या है, एक एक्टिविटी है। तो टोटल परचेज कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 लाख, तो ये एक्टिविटी का कॉस्ट है। अगर हम परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, जब जब ऑर्डर कर रहे हैं वो एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ओवरहेड है। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ ऑर्डर। करेक्ट। मान लो एक साल में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आया 10 लाख, करेक्ट, और नंबर ऑफ ऑर्डर है 1 लाख, एक साल में 1 लाख बार ऑर्डर करें, तो पर ऑर्डर खर्चा कितना आएगा बताना। पर ऑर्डर खर्चा लेना हो तो 10 लाख, ये टोटल साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और 1 लाख बार ऑर्डर हुआ है, 10 रुपया रेट आया पर ऑर्डर, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट कुछ भी नहीं है, जो कॉस्ट ड्राइवर पे खर्चा आ रहा है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है। अगर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कॉस्ट ड्राइवर है तो एक परचेज ऑर्डर पे जितना खर्चा आ रहा है ना वो एक कॉस्ट ड्राइवर का रेट। सिंपल। दूसरा एग्जांपल देखो, मशीन का ऑपरेशन करते हैं, मशीन चलता है, मशीन ऑपरेशन एक क्या है, एक्टिविटी है जो खर्चे करता है। मान लो मशीन का खर्चा टोटल साल में आया 5 लाख, करेक्ट, टोटल साल में मशीन का खर्चा आया 5 लाख। एंड इसका खर्चा का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर। मशीन आवर जितना ज्यादा होगा उतना ही मशीन के खर्चे ज्यादा होते हैं, मशीन आवर कम आएगा मशीन का खर्चा कम आएगा। मान लो मशीन आवर है 1 लाख, यानी कि 5 लाख मशीन चलने की वजह से खर्चे हुए, और मशीन चला कितना है, 1 लाख घंटा। तो पर मशीन आवर 1 घंटे चलने का खर्चा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, दैट इज 5 रुपीज। ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट है। यानी कि जो भी कॉस्ट ड्राइवर है ना वो पर कॉस्ट ड्राइवर कितना खर्चा आ रहा है उसको कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलते हैं। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल रहे हैं, ब्लू से लिखो, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, जिसका भी रेट निकाल रहे हैं उसका कॉस्ट ले रहे हैं और डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल कितना वो कॉस्ट ड्राइवर है, लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। हमारे केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट के केस में टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी था, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितना था, 10 लाख, एंड कॉस्ट ड्राइवर टोटल कितने थे उसको बोलते हैं लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, 1 लाख, और रेट कितना आया था 10, तो ये जो 10 आया था ना ये कॉस्ट ड्राइवर रेट है। कॉस्ट ड्राइवर रेट कुछ भी नहीं होता, जो भी कॉस्ट ड्राइवर है ऊपर कॉस्ट ड्राइवर कितना खर्चा बैठ रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। समझ में आया आपको। चल, ये अपना सेकेंड कंसेप्ट था। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड कंसेप्ट में। मान लेते हैं एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए। ठीक है। और डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्शन होता है, ठीक, गुड्स आते हैं, गुड्स पे डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्शन होता है, फिर फिनिश गुड्स बनते हैं। अब डिपार्टमेंट ए का जो ओवरहेड का खर्चा है ना वो कुछ ऐसा है, सेटअप के लिए चाहिए 2 लाख का खर्चा लगता है, मशीन का जो खर्चा है वो भी 2 लाख का है, जो स्टोर का खर्चा है वो 1 लाख का है, टोटल डिपार्टमेंट का खर्चा है 5 लाख का।
और टोटल में अगर देखें, देखो ये एक्टिविटी अगर देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है सेटअप का जो खर्चा है वो नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे इनकर्ड होते हैं, उसके लिए एक्टिविटी नंबर ऑफ सेटअप है। मशीन के लिए एक्टिविटी है मशीन आवर। स्टोर के लिए एक्टिविटी है नंबर ऑफ रिक्विजिशन, कि स्टोर में कितना रिक्विजिशन आया उसके बेसिस पे, करेक्ट। और ये टोटल दिया हुआ है जिसको टोटल लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ये क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है। मैंने जो बताया था ये सारे क्या है, एक्टिविटी, ये क्या है, ओवरहेड, ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मतलब कितने हुए, मान लो सेटअप टोटल हुआ है 1 लाख, ठीक है। वैसे ही मशीन आवर है मान लो 50,000 हाइपोथेटिकली, और ये है 20,000, करेक्ट। एक प्रोडक्ट है अपने पास, प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट जेड का कॉस्ट निकालना है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपया दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर चलो 4 रुपया दिया है, ठीक। ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, हमें पता होता है पर यूनिट, इसीलिए एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का खर्चा दिया रहेगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं। उसके बाद बोलता है कि इस प्रोडक्ट के लिए फॉर जेड सेटअप 3 बार चाहिए, मशीन आवर 1.5 घंटे लगते हैं बनने में, एंड स्टोर का रिक्विजिशन 1 चाहिए, ठीक। कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेड कितना होगा। अब जब अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से करते, जो हमने इससे पहले पढ़ रखा था ओवरहेड चैप्टर में, तो हम पता है कॉस्ट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट पता ही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक डिपार्टमेंट का होता है, टोटल डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट कॉस्ट लो, एक पर्टिकुलर बेसिस निकाल लो जिसको रिकवरी रेट बोलते हैं, उस बेसिस पे चार्ज कर दो। जैसे ये जेड है, डिपार्टमेंट पी है, सॉरी डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड टोटल कितना है, टोटल खर्चा इनडायरेक्ट है 5 लाख। यहाँ पे बेसिस ले सकते हैं लेबर आवर, है ना, लेबर आवर हो गया, मशीन आवर हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे हम मैंने मशीन आवर एग्जांपल लिया है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता है कि एक रिकवरी रेट निकाल लो जिसको ओवरहेड रेट भी बोलते हैं। ये पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, पर यूनिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज बेस भी हो सकता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। 5 लाख ओवरहेड है, और मान लो मैं मशीन आवर को बेस लेता हूं, तो मशीन आवर कितना है 50,000, तो पर मशीन आवर कितना रुपया आया खर्चा 10। अब प्रोडक्ट कॉस्टिंग करता हूं मैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दिया है 6 रुपया, डायरेक्ट लेबर 4 रुपया, तो डायरेक्ट खर्चे तो दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इसमें ओवरहेड जोड़ना है। ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा है, 1 घंटा मशीन आवर का खर्चा है 10, बताओ इसमें मशीन आवर कितना लगा है 1.5, तो 1.5 आवर मशीन चलता है तो ये बनता है, और 1 घंटा मशीन का खर्चा है, टोटल ओवरहेड अगर देखा जाए पर मशीन आवर तो 10, तो ये 15 आ गया, 15 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में टोटल कॉस्ट ऐसे ही निकालते हैं, जहां पे टोटल एक डिपार्टमेंट के कॉस्ट को पर्टिकुलर बेस से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकालते हैं, उस रेट के बेसिस पे हम चार्ज कर देते हैं, करेक्ट। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मैं यही चीज आप लोगों को ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आना जरा, अब आता है यहाँ पे सीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। आप लोगों के पेज में आप नीचे नोट करना है इसको, मेरे पास स्पेस ही स्पेस है तो मैं बगल में करता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है हम बताते हैं सही तरीके से प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकलेगा। छोड़ो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को, वो पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, ठीक है। जब हम ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग देख लेंगे ना, फिर क्या दिक्कत थी ऐसी ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एंट्री करना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि मेरे को एडॉप्ट करके आप कॉस्टिंग करो, ये देखेंगे, ठीक है। चलो पहले तो आप निकालना सीखो। देखो
ये रहे टोटल इंडिविजुअल खर्चा। यहाँ तो सीधा ही 5 लाख को हमने एक बेसिस पे बांट दिया था, पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है हर एक एक्टिविटी का खर्चा ले लो और हर एक एक्टिविटी के खर्चे का अपना कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब जिस कॉस्ट ड्राइवर से वो खर्चे इनकर्ड होते हैं ना, पर कॉस्ट ड्राइवर क्या रेट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी क्या दिया हुआ है अपना को, सेटअप, मशीन का ऑपरेशन, स्टोर, और उसका कॉस्ट कितना दिया है, तो इसका दिया है 2 लाख, इसका भी दिया है 2 लाख, इसका दिया है 1 लाख। करेक्ट। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, हमेशा आपको एग्जाम में कॉस्ट ड्राइवर देगा, नहीं देगा तो लॉजिकली आप देगा ही देगा कॉस्ट ड्राइवर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप कॉस्ट क्या होगा, ये नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे बट रहा है, इनकर्ड हो रहा है। मशीन ऑपरेशन, मशीन आवर के बेसिस पे इसका कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर है, और स्टोर के लिए कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ रिक्विजिशन। कितने दे रखे हैं सेटअप, टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, देखो नंबर ऑफ सेटअप टोटल कितना दे रखा है, 1 लाख। टोटल मशीन आवर कितना दे रखा है, 50,000। टोटल रिक्विजिशन कितना दे रखा है, 20,000। ध्यान से सुनना, कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब होता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब होता है कि अगर सेटअप का टोटल 2 लाख खर्चे हैं और 1 लाख बार सेटअप हुआ है, तो पर सेटअप कितना खर्चा इनकर्ड हुआ है, तो आराम से नहीं निकाल सकते। अब 2 लाख वही खर्चा है, 1 लाख बार सेटअप हुआ है, तो पर सेटअप कितना, 2 रुपया खर्चा आ रहा है। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। जो भी कॉस्ट ड्राइवर है ना, जैसे हमारे केस में नंबर ऑफ सेटअप है, उस कॉस्ट ड्राइवर के लिए कितना खर्चा हो रहा है एक कॉस्ट ड्राइवर की, दैट इज। वैसे ही मशीन का देखो, 2 लाख मशीन का खर्चा है, 50,000 घंटे मशीन आवर है, तो पर मशीन आवर कितना खर्चा आएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, दैट इज 4। ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट। सिमिलरली स्टोर का देखो, 1 लाख खर्चा है स्टोर का, और टोटल रिक्विजिशन नंबर ऑफ 20,000 है, डिवाइड करेंगे क्या आया ये। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट के बेसिस पे आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालो। अब इसके अनुसार अगर प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकाला जाए, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला जाए, तो ये कहता है देखो डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपया लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 4 रुपया लग रहा है, प्राइम कॉस्ट है 10 रुपया। करेक्ट। अब इसमें ओवरहेड के खर्चे जोड़ने हैं ना, ओवरहेड का खर्चा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सीधा टोटल ओवरहेड हम निकाल रहे थे, एक रेट टोटल ओवरहेड का, और बांट दे रहे थे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल ओवरहेड का जो भी पर एक्टिविटी जितना जितना खर्चा था ना, उसका अलग से रेट निकाल रहे हैं और फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। जैसे कि सेटअप, मशीन एंड स्टोर। हमारे एग्जांपल में सेटअप इसके 3 बार चाहिए, पर सेटअप कितना खर्चा है, 2, तो आया 6। वैसे ही मशीन ऑपरेशन के लिए 1.5 घंटे चाहिए, पर मशीन आवर कितना खर्चा आया है, 4, फिर आएगा 6, और ये चाहिए 1, और पर खर्चा आया 5, तो आएगा 5। जरा जोड़ना, 10 रुपया प्राइम कॉस्ट था, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17, 17 रुपया आया ओवरहेड, 27 रुपया आया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यानी कि सेमी प्रोडक्ट का ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से अलग खर्चा आ सकता है, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से अलग खर्चा आ सकता है। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटल एक्सपेंस को नहीं, इंडिविजुअल एक्टिविटी के एक्सपेंस का रेट निकाल रहा है, फिर प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहा है। पर जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग था, वो क्या करता था, टोटल एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड को एक पर्टिकुलर बेसिस से डिवाइड करके रेट निकालता था, फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करता था। करेक्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही डेटा दिया रहेगा जैसे मैं एग्जांपल दिया, बोलेगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से निकाल के बताइए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर बेसिस, और बोल देगा कि मशीन आवर ले लो एज अ बेस, लेबर आवर ले लो, उस बेसिस पे प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो। फिर बोलेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकालो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं। ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट लेते हैं और जितना भी एक्टिविटी का लेवल होता है उससे डिवाइड करते हैं, रेट आ जाता है, फिर प्रोडक्ट पे उस रेट से चार्ज कर देते हैं। ठीक है। चलो, मैंने ऊपर एक स्पेस छोड़ा था ना, जरा इसको फिल करते हैं अब। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड एक पूरा कॉस्ट सेंटर का निकालते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालना सिखाया था कि हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना आएगा।
तो ओवरहेड इज रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब डिपार्टमेंट। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का ओवरहेड पे हम ध्यान देते हैं, तो ओवरहेड इज रिलेटेड टू एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो खर्चे इनकर्ड करता है। परचेज ऑर्डर डालते हैं, एक्टिविटी है, ठीक है, परचेसिंग करना। मशीन चल रहा है, एक एक्टिविटी है। स्टोर में काम चल रहा है, स्टोर का खर्चा आएगा, वो एक एक्टिविटी है। इंस्पेक्शन करते हैं मशीन का, इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा, वो एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करते हैं, रिकवरी रेट निकालते हैं प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए, उसी को ओवरहेड रेट भी बोला जाता है। तो मैं लिख दूं ओवरहेड रेट इज डिटरमाइंड। ध्यान से सुनना, जब मैं थ्योरी लेक्चर लूंगा लास्ट में, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी में, क्योंकि ये चीज मैं इतनी डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं, यानी कि हर एक एक्टिविटी का रेट निकालते हैं। कॉस्ट ड्राइवर रेट इज डिटरमाइंड पता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते थे, जरा ओवरहेड चैप्टर को इमेजिन करना। तो प्रोडक्ट में अगर दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट में पास होता था, तो मल्टीपल रेट भी हम यूज कर लेते थे। एक डिपार्टमेंट के लिए लेबर आवर रेट, दूसरे के लिए मशीन आवर रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल या इवन समटाइम मल्टीपल ओवरहेड रेट इज डिटरमाइंड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। पर यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का एक ही रेट निकालते हैं, एक ही कॉस्ट ड्राइवर रेट निकलता है हर एक एक्टिविटी का। तो सिंगल कॉस्ट ड्राइवर रेट इज डिटरमाइंड फॉर ईच एक्टिविटी, करेक्ट। ये देखो, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है ना, ये लेस रियलिस्टिक है। क्यों, ये लास्ट वाला पॉइंट फिर एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से पहले लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स लेस रियलिस्टिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या लिखोगे, मोर रियलिस्टिक बिहेवियर शो करता है, मोर रियलिस्टिक। इसके लिए हम कौन से नोट पे थे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। इसके लिए जरा नोट 4 देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। नोट 4 देख, चलो नोट 4 में एक एग्जांपल देता हूं। ये जो हमने अभी किया है ना, इसी में एग्जांपल देता हूं। मान लो दो प्रोडक्ट है, दो और प्रोडक्ट है। अभी तो पी का एग्जांपल दे रहा था ना, जेड का एग्जांपल दे रहा था ना, जेड का कॉस्टिंग निकाल रहे थे। मान लो एक प्रोडक्ट है यहाँ पे ए, और एक प्रोडक्ट है बी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता, ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड होता, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिकवरी रेट निकालते हैं, प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते हैं, तो अगर इसमें मशीन आवर होता ना 2 घंटे और इसमें 3 घंटे, तो पता है ओवरहेड का खर्चा कितना आता है, 2 घंटे इंटू 10 रुपए का रेट है 20, और इसमें आता 3 घंटे इंटू 10 रुपए का रेट है 30, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमने 10 रुपीज रिकवरी रेट निकाला था, वो रेट जिससे हम प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, कि जो प्रोडक्ट ए है ना, इसके लिए सेटअप नहीं लगता है। प्रोडक्ट, चलो बी का एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट बी डज नॉट रिक्वायर सेटअप। अब देखना, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कितनी ब्लंडर चीज हो गई है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग 10 रुपए का रेट से दोनों पे खर्चा बांटा है, करेक्ट। और इस 10 रुपए के रेट निकालने के लिए, ये 10 रुपए का रेट निकालने के लिए हमने जो ओवरहेड लिया है 5 लाख,
इसमें तो सेटअप वाला भी खर्चा है, सेटअप का भी है, मशीन का भी है, स्टोर का भी है। तो यानी कि ये जो तीनों खर्चे ओवरहेड के, सेटअप, मशीन एंड स्टोर, तीनों खर्चे के मिला के ये रेट निकला है। तो तीनों ही खर्चे बट गए ए और बी दोनों में। लेकिन मैं तो कह रहा हूं प्रोडक्ट बी के लिए सेटअप चाहिए ही नहीं, तो सेटअप का जो खर्चा है प्रोडक्ट बी पे नहीं बटना चाहिए था। प्रोडक्ट ए के हिस्से में तो सेटअप आना चाहिए था, बी के हिस्से में नहीं आना चाहिए था। जो खर्चा जिन जिन प्रोडक्ट के लिए हुआ है उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट पे डालो ना। ये ज्यादा लॉजिकल है कि नहीं, कि एक बेस लगा के सारे प्रोडक्ट पे बांट दिया। अब सारे प्रोडक्ट पे बांटा तो सारे ही खर्चे सारे प्रोडक्ट पे बट गए, जिन जिन प्रोडक्ट पे वो बेस अप्लाई हो रहा है। तो जब सारे प्रोडक्ट पे बट गए तो गड़बड़ी हो गई। हो सकता है उस खर्चे के अंदर कोई ऐसा खर्चा है, इस 5 लाख के ओवरहेड के अंदर सेटअप का ऐसा खर्चा है जो बी के लिए नहीं बटने चाहिए थे, पर 10 रुपीज के रेट से बांट रहे हैं, 10 रुपीज में वो भी खर्चा जुड़ा है तो ऑलरेडी बट गया। दूसरा, प्रोडक्ट ए requires more number of requisition than B। अब हम मशीन आवर के बेसिस पे जब खर्चा बांट रहे हैं ना, तो पता है ए का मशीन आवर कम है तो इसके हिस्से में खर्चे कम आया, बी का मशीन आवर ज्यादा है तो इसके हिस्से में टोटल खर्चा ज्यादा आया। लेकिन देखना, ये तो टोटल खर्चे जो 10 रुपए का रेट है इसमें तीनों खर्चे जुड़े थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट ए ना ज्यादा रिक्विजिशन लेता है बी के तुलना में, तो रिक्विजिशन वाला क्या है, स्टोर का खर्चा है। तो स्टोर का खर्चा ए पे ज्यादा बटना चाहिए था, बी पे कम। लेकिन प्रॉब्लम ये है मशीन आवर के बेसिस पे बांटने से मशीन आवर ए का कम था तो खर्चा इन टोटालिटी में ए पे कम बट गया और बी पे ज्यादा बट गया खर्चा। लेकिन ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में दिक्कत ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में हर एक एक्टिविटी वाइज खर्चे निकाल रहे हैं और प्रोडक्ट पे बांट रहे हैं। अगर उस एक्टिविटी के लिए, जैसे मशीन के लिए ये प्रोडक्ट मान लो जेड था, प्रोडक्ट जेड था, इसके लिए अगर मान लो सेटअप होता ही नहीं तो ये खर्चा हम नहीं डालते ना, सिर्फ ये और ये खर्चे डालते। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसीलिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या है, टोटल ओवरहेड बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर बेस पे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कोई ऐसा भी खर्चा बढ़ जाए किसी प्रोडक्ट पे जो उसके लिए इनकर्ड नहीं होता है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे खर्चा कोई एक्टिविटी का कम बढ़ जाए पर ज्यादा हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, जिसको कौन ठीक किया बताओ फटाफट से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा रियलिस्टिक कॉस्ट का बिहेवियर बताता है, ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग दिखाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा टाइम सेव करता हूं मैं। कुछ यहाँ पे फंक्शन या एक्टिविटी है जिनका कॉस्ट ड्राइवर लिखा हुआ है, ठीक, ये आपके बुक में भी है, नोट्स में भी है। तो जरा ये फटाफट से आप उतार लो, मैं पढ़ा देता हूं और फटाफट से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। देखो जरा, सेटअप का खर्चा है, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप। कई बार नंबर ऑफ सेटअप नहीं देगा एग्जाम में तो ये देगा प्रोडक्शन रन आवर। देखो जितना प्रोडक्शन रन आवर होगा उतना ही ज्यादा सेटअप करनी पड़ेगी। कई बार ये भी नहीं दिया होता है तो जरा एक और चीज लिख लो, यहाँ पे मिस हो गई है, नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ बैच। ये जूम करके कि जित एक बैच बनता है तो एक बार मशीन सेटअप करता है, दूसरा बैच बनता है तो फिर मशीन सेटअप करना पड़ता है। तो जितने बार बैच बन रही है उतने बार सेटअप हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेटअप नंबर ऑफ बैच जितने ही होगा तो नंबर ऑफ बैच के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। सिमिलरली दूसरा खर्चा देखो, इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन आवर के बेसिस पे। मान लो इंस्पेक्शन आवर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ सेटअप के भी बेसिस पे बांट सकते हैं, ये जूम करके कि जितने बार सेटअप हो रहा है ना उतने बार इंस्पेक्शन हो रहा है मशीन का, हर एक सेटअप के टाइम में एक बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। स्टोर का खर्चा नंबर ऑफ रिक्विजिशन पे बेसिस पे बांटेंगे। पैकिंग, देखो पैकिंग करते हैं डिलीवरी के लिए, नंबर ऑफ डिलीवरी के बेसिस पे इनकर्ड होता है, ये इसका क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। मशीन ओवरहेड, मशीन आवर कॉस्ट ड्राइवर है उसका, ठीक है, पर मशीन आवर खर्चे इनकर्ड होते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे इनकर्ड होते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर ये हो गया। असेंबली या पेंटिंग, देखो इतना पार्ट असेंबल करते हैं तो नंबर ऑफ पार्ट असेंबल। सुपरविजन कॉस्ट, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो सॉरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे इसका कॉस्ट ड्राइवर मान लेंगे। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन,
कितना यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कई बार ये ना दिया हो तो कस्टमर के बेसिस पे, जितना कस्टमर है उतना डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा हमने। मार्केटिंग का खर्चा नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, ये ना हो तो सेल पर्सनल के बेसिस पे कॉस्ट ड्राइवर, ये भी ना हो तो सेल्स रेवेन्यू के बेसिस पे। चलो, वैसे ही डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विस, किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, कोई प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन कितना हुआ है, ये ना हो तो नंबर ऑफ पार्ट पर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में कितना पार्ट है इस पे, या नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, जितने भी इंजीनियर्स है यही तो काम करते हैं, तो इंजीनियरिंग आवर्स के बेसिस पे कर सकते हैं कितना इंजीनियरिंग आवर किस प्रोडक्ट के लिए खर्चा हुआ है। चलो, कस्टमर सर्विस, सर्विस कॉल के बेसिस पे, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, सर्विस कॉल, या फिर प्रोडक्ट सर्विस, कितना प्रोडक्ट को हमने सर्विसिंग किया, ठीक है। आवर स्पेंड ऑन सर्विस, कितना आवर किस प्रोडक्ट के लिए, घंटा कितना घंटा सर्विस देने के लिए हमें स्पेंड किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए देखो, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना, ये हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर। या फिर पर्सनल आवर, कितना घंटा किस पे काम हुआ है। या फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जितना ज्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा उसके हिस्से में उतना आना चाहिए, है ना। चलो, ये है कॉस्ट ड्राइवर, समझ रहे हो, फटाफट से लिख लो, ये एक ऐड कर लेना जो नहीं था, नंबर ऑफ बैच के बेसिस पे, ठीक है। चलो, आई थिंक सो यहाँ तक आपने लिख लिया नोट्स में, यहीं पे ऐड करना है। इसके बाद क्या लिखना है, एक्टिविटी, एक्टिविटी को फंक्शन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ड्राइवर। वैसे आपको जो नोट्स प्रोवाइड होगा पीडीएफ फॉर्म में, ऑलरेडी उसमें ये सारे चीज लिखे हुए हैं। कॉस्ट शीट जो चैप्टर है ना, वो एक जमाने से कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉस्ट शीट चैप्टर। लेकिन मई 2018 से पहले यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं आते थे, जब प्रीवियस सिलेबस था मई 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं जहां से कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आया हो। अगर आप देखेंगे तो मई 18 से लेकर नवंबर 23 तक हर एक अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का कॉस्ट शीट आया ही आया है। तो कॉस्ट शीट क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपना बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन डले हुए हैं। टेस्ट योर नॉलेज जो इंस्टीट्यूट इलिस्ट्रेशन के बाद चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चन देता है, वो भी डला है। पास्ट ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, बाई चांस हो सकता है कोई क्वेश्चन सिमिलर जो हमारे बुक में वैसा आ गया तो वो नहीं डला हुआ है, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन है सब डले हैं। एंड इन एडिशन, इसके अलावा आपको दिखेगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एडिशनल भी डाल रखे हैं, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, और सिंस कॉस्ट शीट में कोई टॉपिक नहीं है, ये फुल फ्लेज एक टॉपिक, एक चैप्टर ही है ना। तो और सारे चैप्टर में देखोगे तो क्वेश्चन कैसे है, मान लो एक चैप्टर है जहाँ पे 5 टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक पे अलग से क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। एंड साथ ही में टॉपिक के अंदर भी इंस्टीट्यूट की बुक की कौन सी क्वेश्चन है, आईसीआई पास्ट ईयर का कौन सा क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन कौन सा है, ये सब प्रॉपर तरीके से दे रखा है, जिसमें से पास्ट ईयर और एडिशनल का आंसर भी प्रोवाइडेड है। एंड इंस्टीट्यूट का बुक का जो है ये फाइनल आंसर आपको प्रोवाइड होगा, यानी कि सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं है, फाइनल कितना आंसर आएगा ये आपको प्रोवाइड है, ठीक है। तो बुक मोर देन सफिशियंट है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके में बनाया है, बुक से पढ़ लोगे काफी है। चलो चैप्टर पे आते हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट इज अ स्टेटमेंट containing detailed information about cost, ठीक है। किस चीज का कॉस्ट, तो किसी भी प्रोडक्ट का जो हम बना रहे हैं
है ना। चलो, क्या है कॉस्ट शीट? ये एक स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल्ड कॉस्ट का इंफॉर्मेशन होता है। मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है कंपनी पार्ले। अब पार्ले जी का बिस्किट बनाने के लिए खर्चे लगते होंगे, मटेरियल लगता होगा, लेबर काम करते होंगे, और सारे भी इनडायरेक्ट खर्चे। टोटल खर्चा लगने के बाद बिस्किट बन के आता होगा मार्केट में, है कि नहीं। तो उस बिस्किट बनाने में कितना खर्चा लगा, अगर हमें पता करना हो तो एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारे खर्चे लिखेंगे डिटेल में। और डिटेल खर्चे के लिखने के बाद, टोटल करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना खर्चा लगा हमें पार्ले जी की प्रोडक्शन में, है ना। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक, कॉस्टिंग करते हैं हम लोग, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी अगर बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करनी पड़ेगी, है ना। लेबर हायर करना पड़ेगा तो लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी। और भी एक्सपेंस है, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है सारे इनकर्ड करनी पड़ेगी। जब ये खर्चे इनकर्ड होते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती होगी, है ना। कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है क्या करता होगा, जितने भी खर्चे इनकर्ड होता होगा उनकी रिकॉर्डिंग करता होगा। रिकॉर्डिंग में हम क्या सीखते हैं, जर्नल एंट्री बनाना, करेक्ट। रिकॉर्डिंग में क्या सीखते हैं, रिलेवेंट लेजर बनाना। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें ये तो पता है कि कितने साल भर में या जो भी कॉस्टिंग पीरियड है उस पीरियड में कितने खर्चे हुए एक बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। या जितने भी बिस्किट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे पर यूनिट बात करो या इन टोटलिटी में बात करो, लेकिन वो खर्चे रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्डिंग के बाद का स्टेज है क्या, कि अगर खर्चे हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो उन खर्चों को एक स्टेटमेंट में लिखेंगे और पता करेंगे टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोडक्शन में। इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है जिसमें जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, इन सब की इंफॉर्मेशन होती है। दैट्स इट। अब कॉस्ट शीट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बनाने का, तो देखो, एक तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि जो हम बना रहे हैं वो कितने का बन रहा है। क्योंकि कॉस्ट पता होगी उसी के बाद मैं तय कर पाऊंगा कि कितना मुझे सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। कॉस्ट पता होगी, देन ओनली आई कैन कंपेयर माई कॉस्ट विथ माई राइवल्स, है ना। मैं अपना कॉस्ट को कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं क्या सस्ता बना रहा हूँ अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में, कहाँ पे मुझे खर्चे कम करने चाहिए, है ना। इन सारी चीजों को, तो कॉस्ट शीट का पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है टू असर्टेन टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन में टोटल खर्चा कितना आया ये पता चलता है हमें। एंड कॉस्ट पर यूनिट, साथ ही में टोटल हमें कॉस्ट पता हो तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट में कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। बट डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल का मतलब क्या होता है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक एक यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है, टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल वहां तक एक यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है, हर एक स्टेज पे कितना खर्च होके ये प्रोडक्ट बना है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलता है, कॉस्ट शीट के अंदर से। तो सबसे पहला तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा, कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, कॉस्ट पता चला, कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। कॉस्ट पता चला, सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं। मुझे अगर अपनी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना हो कि मैं कितने में मार्केट में बेचूं, तो जरूरी है कि मुझे ये भी पता हो कि कितने में वो बन रहा है ना। उसके बाद ही तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में चार्ज करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकता हूँ। और कॉस्ट पता हो तो एक और चीज कर सकते हैं, क्या, एस्टिमेट फॉर टेंडर। कई बार टेंडर वगैरह खुलता है जहां पे हमें ये सबमिट करना होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम कितने में, कितने खर्चे में इस प्रोजेक्ट को कर देंगे। तो उसके लिए हम कई बार कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं कि कितना खर्चा लगेगा और टेंडर सबमिट करते हैं, ठीक है। चलो, कॉस्ट शीट की अगर फॉर्मेट की बात करूं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप लिखोगे कॉस्ट शीट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एक कॉलम भी यूज कर सकते हैं, दो कॉलम भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कॉलम में यूज कर रहा हूँ अमाउंट का, जिसको आप रुपीज में डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा एक एक चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ।
थोड़ा सा इसमें आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, स्पेशली इंस्टीट्यूट की अगर कॉस्ट शीट की नोट्स देखोगे तो वहां पे सफिशियंट खर्चों की विवरण नहीं है। कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने उनको नहीं एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो देखो, एक प्रोडक्ट बनाने में क्या लगता है, तो डायरेक्ट मटेरियल लगता है, करेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। डे वन में जब मैंने आपको प्रोडक्शन प्रोसेस बताया था कि कोई भी प्रोडक्शन कैसे होता होगा, तो मैंने बोला था एक डिपार्टमेंट होती होगी जहाँ पे गुड्स बनते हैं, यहाँ पे आता होगा रॉ मटेरियल, ठीक, लगता होगा लेबर, काम करते होंगे लेबर, साथ ही में ओवरहेड का खर्चा लगता होगा, उसके बाद ये रॉ मटेरियल क्या बन के निकलता होगा, फिनिश गुड्स, करेक्ट। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा लगता है, इसलिए इनको कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इन सारे खर्चे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी याद रख लो तो और बढ़िया। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, है ना। अब यहाँ पे देखो, मटेरियल का खर्चा कॉस्ट में आएगा कि नहीं, ये फिनिश गुड्स बना है तो उसमें मटेरियल भी तो लगा है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। इनडायरेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड का हिस्सा है और ओवरहेड नीचे हमने ले रखा है कॉस्ट शीट में। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लेंगे। जब मटेरियल लोगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड लोगे, ठीक। ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज कॉस्ट, या इसको एडिशन भी बोल सकता है, रॉ मटेरियल एडिशन कितना हुआ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, यही आपका एक्सपेंस है या यही आपका कॉस्ट है। लेकिन जो मटेरियल परचेज है ना, परचेज करते हैं तो वो स्टॉक आता है। स्टॉक हमारे लिए हमेशा एसेट होता है, जब तक उसको सेल या कंज्यूम ना कर पाए उसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टॉक हमेशा, स्टॉक ऑफ मटेरियल एसेट है, जब जितना कंज्यूम्ड हुआ उतना ही एक्सपेंस है, इसीलिए हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा परचेज। आपको पता है परचेज में क्या क्या लेते हैं, मटेरियल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, मटेरियल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि परचेज इंक्लूड्स ऑल अदर कॉस्ट दैट वी डिस्कस इन मटेरियल चैप्टर। मटेरियल चैप्टर में क्या पढ़ा है, मटेरियल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट तो लेते ही है, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेज है वो भी लेते हैं, साथ ही में प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे लगते हैं सब लेते हैं, चाहे फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टोल हो गया, और भी कोई खर्चे जैसे ब्रोकरेज, है ना। सारे खर्चे जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन यानी कि स्टोर तक ले आने के लिए जितने भी खर्चे इनकर्ड होंगे सारे मटेरियल कॉस्ट में आते हैं, तो सब परचेज प्राइस का हिस्सा है, ठीक। चलो, फिर आता है सेकेंड खर्चा लेबर का। लेबर में भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, और इनडायरेक्ट ओवरहेड का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या लेना है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा। चलो, लेबर कॉस्ट में क्या लोगे, देखो लेबर कॉस्ट में जितने भी डायरेक्ट लेबर को पेमेंट करते हैं सारा ही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, है ना। और लेबर कॉस्ट का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, कौन से चैप्टर में, लेबर चैप्टर में। लेबर चैप्टर में लेबर कॉस्ट में मैंने क्या पढ़ाया, याद करो कि लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले जितने भी मोनेटरी बेनिफिट जो हम लेबर को प्रोवाइड करते हैं, मोनेटरी बेनिफिट का मतलब जो मनी में पेमेंट करते हैं, जैसे कि वेजेज एंड सैलरी, ओवर टाइम के लिए कुछ पेमेंट कर दिया, बोनस दे दिया, है ना, इंसेंटिव दे दिया, इसी को एक्स ग्रेसिया पेमेंट बोलते हैं। एक्स ग्रेसिया मतलब काम नहीं किया है उसके बावजूद हम पेमेंट दे रहे हैं, जो एडिशनल पेमेंट देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, इसको एक्स ग्रेसिया पेमेंट बोलते हैं। अलाउंसेज हो गया, कोई भी ऐसा खर्चा जो हम लेबर को पे कर रहे हैं वो सारा लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। मोनेटरी पेमेंट जितने भी करते हैं, जितने भी मोनेटरी बेनिफिट देते हैं, सब चीज लेबर के वेलफेयर के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये भी क्या है, लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। साथ ही में डेफर्ड मोनेटरी बेनिफिट, डेफर्ड मोनेटरी बेनिफिट का मतलब इसका बेनिफिट लेबर को प्रेजेंट में तो नहीं मिलता, फ्यूचर में मिलता है, इसीलिए डेफर्ड मोनेटरी बेनिफिट है, ठीक। जैसे कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, या कई बार ग्रेचुइटी का पेमेंट कर दिया, ये सारे क्या है, डेफर्ड मोनेटरी बेनिफिट, ठीक। समटाइम नॉन मोनेटरी बेनिफिट, पैसे में तो नहीं दे रहे बट स्टिल हमारा खर्चा हो रहा है, जैसे कि पर्क वगैरह देते हैं, परक्यूजिट देते हैं, जैसे कि सब्सिडाइज फूड,
100 रुपये का खाना है, लेबर को 20 रुपया में ही मिल रहा है, 80 रुपया जो है वो इम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो ये 80 रुपया इम्प्लॉयर के लिए क्या है, कॉस्ट है ना। वैसे ही मेडिसिन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो रहा है, चाइल्ड एजुकेशन कंसेशनल प्रोवाइड हो रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है ना, हाउस आपको प्रोवाइड हो रखा है, तो इसके लिए जितने भी खर्चे करने पड़ रहे हैं सारे लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। तो जितने भी डायरेक्ट लेबर को खर्चे करते हैं, जितने भी, सब क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट में एक तीसरा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो मेरी बात यहाँ पे सुनो, कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, यानी कि कॉस्ट को अगर एलिमेंट वाइज क्लासिफाई करा जाए तो 3 एलिमेंट बन के निकलेंगे। एक तो मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। करेक्ट। मटेरियल के 2 हिस्से होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर के भी 2 हिस्से कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ पे पढ़ाया था ये बात मैंने आपको ओवरहेड चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक। जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं ना, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये तीनों को जोड़ दोगे, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, इनडायरेक्ट खर्चे, ये ओवरहेड का हिस्सा है। ओवरहेड का डेफिनेशन ही है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक। तो अभी हम प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस पे आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के जितने भी डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या लिखोगे, सारे वो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मान लो प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, उसकी हायर चार्जेस, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है कि नहीं, तो उसका खर्चा क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है। सिमिलरली रॉयल्टी दे रहे हैं, अगर प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी दे रहे हैं तो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कई बार हमें यूज होता है, स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए होता है ना, यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक ड्राइंग कॉस्ट लगते हैं, ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट के हिस्सा है। टेक्निकल फी हो गया या नो हाउ का कॉस्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। सिमिलरली जॉब वर्कर का चार्जेस, ये भी प्रोडक्शन से सीधा रिलेटेड खर्चा है, और ना मटेरियल का खर्चा है ना लेबर का खर्चा है, तो कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी कॉस्ट, जैसे कि पावर का खर्चा, प्रोडक्शन होगा तो इनकर्ड होगा, नहीं होगा, है ना। तो पावर का खर्चा भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। सिमिलरली फ्यूल हो गया, स्टीम हो गया। एमोटाइज कॉस्ट ऑफ माउल्ड्स, पैटर्न एंड पैटेंट्स। देखो माउल्ड्स एंड पैटर्न क्या होता है, एक फिक्स अगर शेप में, पैटर्न में फिनिश गुड्स को बनाना है तो उसके लिए पैटर्न या शेप की जरूरत पड़ती है। मान लो उस पैटर्न को खरीद रखा है, ठीक है, उस माउल्ड्स को खरीद रखा है, तो उसकी एमोटाइजेशन कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है। चलो, तो सारे डायरेक्ट कॉस्ट जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, इसी को वर्क ओवरहेड भी बोल सकता है, इसी को प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकता है, एंड इसी को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकता है। ठीक। अगर जोड़ते हैं तो ये आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। करेक्ट। समझ में आया क्या। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, सिंपल भाषा में समझो। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब, ये जो फैक्ट्री होते हैं ना, फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जो भी बोलो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी होते हैं, सिंपल भाषा में मैंने इसको लिखा है, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। ठीक। ओवरहेड इसलिए क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे हैं। चलो, फैक्ट्री में क्या क्या होता है जहां पे प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई, या फैक्ट्री का प्रोडक्शन एसेट हो गया, प्रोडक्शन एसेट लिख लो इसको। या फैक्ट्री में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ताकि इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनका डिप्रिसिएशन, इनका इंश्योरेंस करा रखा है, इनके लिए कोई रेंट या हायर चार्जेस पे कर रहे हैं,
सारा कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अब देखो, बोला डेप्रिसिएशन फॉर प्रोडक्शन एसेट, क्या है? डेप्रिसिएशन किस चीज का? प्रोडक्शन एसेट का, कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। बोलेगा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का रिलेटेड जो भी खर्चा है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, वो कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। सिमिलरली इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, ध्यान से सुनना जरा। एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको मैं फैक्ट्री बोल रहा हूँ, यहाँ से गुड्स निकल जाता है ना, तो फिनिश गुड्स हो जाता है। फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं। फिनिश गुड्स हमारे गोडाउन में रहता है और शोरूम से बिकता है, तो वो तो अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में पड़ेंगे। लेकिन अभी जब तक गुड्स बन के निकला नहीं, तो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो सकता है गुड्स, है ना, या फिर सेमी बन चुका है गुड्स, तो वो किस फॉर्म में होगा? WIP, सेमी कंप्लीटेड फॉर्म में। तब तक के जो खर्चे वो फैक्ट्री ओवरहेड के ही हिस्से में आते हैं। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस है रॉ मटेरियल का और WIP का, वो कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री में कंज्यूम होते हैं जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल के हिस्सा है, जैसे कि कंज्यूमेबल्स हो गए, सप्लाईज हो गए, स्पेयर्स हो गए, ये सारे चीज फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। सैलरी ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेबर को सुपरवाइज करता है, इनडायरेक्ट लेबर है ये, डायरेक्ट लेबर को सुपरवाइज करता है, करेक्ट। और जो फोरमैन है ना, ये मशीन वगैरह को सुपरवाइज करता है, ठीक। तो इनके भी खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, क्योंकि ये भी अपनी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्ट्री में। एमोटाइज कॉस्ट ऑफ जिक्स, फिक्चर, टूल्स, फैक्ट्री में जो टूल्स वगैरह, छोटे मोटे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जिनकी काम पड़ती रहती है, उनकी जो एमोटाइजेशन कॉस्ट है, वो भी कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कुछ और भी डिपार्टमेंट होते हैं जो सर्विस फैक्ट्री ओवरहेड को दे रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ही, जो सर्विस फैक्ट्री के लिए ही दे रहे होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, देखते होंगे मशीन वगैरह मेंटेनेंस में है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं ठीक से। टूल रूम डिपार्टमेंट होते हैं, जो टूल्स वगैरह जो यूज होते हैं ना, उन पे ध्यान देते हैं कि टूल्स है कि नहीं, उनको रखना, उनकी मेंटेनेंस जो भी है। पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट जो है ना, ये प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री को, सिंपल भाषा में बोलूं तो फैक्ट्री को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, ठीक। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ये जनरल ड्राइंग एंड डिजाइनिंग जो कंपनी का डिपार्टमेंट है, उसकी खर्चे। प्रोडक्ट के लिए अगर स्पेसिफिक ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस में था, ध्यान देना यहाँ पे। ये क्या है? स्पेसिफिक ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट जो है, ये कहाँ पे था? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये पर यूनिट प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। लेकिन जो जनरल ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है अपने पास, उसके जो खर्चे है वो कहाँ पे आएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक। जब फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है तो क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP जोड़ोगे और क्लोजिंग WIP घटाओगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये वो खर्चे हैं फैक्ट्री लेवल तक, जितने भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगे हैं, उतना जोड़ने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने यहाँ लिखा है कि क्लोजिंग WIP शुड बी वैल्यूड, अगर इसकी वैल्यूएशन ना दे रखा हो, यूनिट में दे रखा हो, किस पे वैल्यू करेंगे? एट अ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि इस पे वैल्यू करेंगे। एग्जांपल ले लो एक, मान लेते हैं ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है 1 लाख, करेक्ट। दे रखा है ओपनिंग WIP 10,000, तो ये तो जोड़ोगे। अब क्लोजिंग WIP हमें नहीं दे रखा, लेकिन यूनिट में दे रखा है 1200 यूनिट। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? इस पे करते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे। मान लेते हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट है 10,000 यूनिट का, तो देखो अगर 10,000 यूनिट के लिए 1 लाख खर्चा हुआ है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, तो 1200 यूनिट का कितना है ना, कैसे निकाला मैंने? तो ये निकाला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाई जितना भी प्रोडक्शन यूनिट है कितना बन रहा है, इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक। उसके बाद देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेना है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लेना है, ठीक। अभी एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल इनके बारे में। क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड खर्चा लेना है, एंड प्राइमरी पैकिंग लेना है। ये 4 खर्चे आप जोड़ोगे
और एक चीज घटाओगे, अगर कोई रिकवरी बोले, मिसलेनियस इनकम बोले, या फिर कोई भी जो रेवेन्यू हमें जनरेट हो गई है फ्रॉम सेल ऑफ एनी स्क्रैप एंड वेस्टेज, कई बार प्रोडक्शन करते हैं, स्क्रैप निकल जाता है, वेस्टेज निकल जाता है, उसको बेच के कुछ पैसे रिकवर हो गए। अब जो खर्चे हैं वो तो खर्चे में जुड़ रखे हैं, तो कुछ रिकवरी है तो खर्चे से घटानी भी तो पड़ेगी। तो क्या करेंगे, वो हम रिकवरी जो है, चाहे स्क्रैप नाम से बोले, वेस्टेज की रिकवरी बोले, नॉर्मल रिकवरी बोले, मिसलेनियस इनकम जनरेटेड बोले, जिस नाम से भी बोले, आप घटाओगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो बारी बारी इनके बारे में देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब होता है, या फिर कई बार इसको ऑफिस ओवरहेड दे देगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, जो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ओवरऑल कंपनी को चलाता है ना। प्रोडक्शन करना इनका काम नहीं है, पर कंपनी चलाना इनका काम है। ठीक है, या फिर जो ऑफिस डिपार्टमेंट बोल के बोले, ठीक है, इनके जितने भी खर्चे होते हैं ना, ये सारे क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लेकिन इनके खर्चे दो हिस्सों में आप बांट सकते हो, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, अरे जनरल, कुछ ना बोले तो हमेशा मानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल इन नेचर है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। नॉर्मल कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा क्या होगा, मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन खोला है हमने, कोई डिपार्टमेंट रख दिया है जो फैक्ट्री वर्क या प्रोडक्शन वर्क को ध्यान देता है, तो उसपे जो खर्चा होता है वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, मान लो हमने रखा है, अब मैनेजर की सैलरी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हिस्सा होता है, क्योंकि मैनेजर ऑफिस में काम करता है ना, मैनेजर कोई फैक्ट्री वर्कर तो है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हिस्सा है। लेकिन डायरेक्टली क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है, तो इसीलिए इसका खर्चा कहाँ पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, चलो, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखो जरा, चलो कोई नहीं, इसके अलावा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके अलावा जितने भी ऑफिस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी खर्चे होते हैं, सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लिया जाता है। समझ रहे हो, चलो लिखते जाना आप लोग नोट्स को, आ जाओ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल इन नेचर वाला भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखो ऑफिस में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, जरा सोच के बताना। एक तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस बोले, जो भी है उससे रिलेटेड, उसकी बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे खर्चे आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना। सैलरी एंड पेमेंट्स, देखो क्या क्या पेमेंट करनी पड़ती होगी, तो एक अकाउंटेंट होगा मान लो, उसकी पेमेंट, कंपनी सेक्रेटरी होगी उसकी पेमेंट, डायरेक्टर का फी हो गया, ऑडिट फी हो गया, मैनेजर की सैलरी हो गई, मैनेजर को कोई कमीशन दे दिया, ये सारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, तो ये सारे खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। ठीक है, पर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन में नहीं। उसके बाद और भी तो खर्चे होते हैं ना जो ऑफिस में होते हैं, जैसे कि ऑफिस के नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस में जो स्टेशनरी वगैरह होते हैं, प्रिंटिंग देना पड़ता है ना, पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड रेट्स हो गए। ठीक, सिमिलरली लाइटिंग का खर्चा हो गया, मीटिंग एक्सपेंस, ऑफिस वगैरह में मीटिंग होती रहती है और मीटिंग पे खर्चे भी होते हैं, तो मीटिंग एक्सपेंस हो गया। सिमिलरली बैंक चार्जेस कुछ है, ये सारे कहाँ पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जनरल इन नेचर। ठीक है, चलो, तो आपको ये समझ में आया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या आएगा। अच्छा, जनरल इन नेचर मैंने बोला था आपको कि कॉस्ट ऑफ सेल जब हम निकालेंगे ना, जिसको टोटल कॉस्ट बोला जाता है, वहां पे लिया जाएगा, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल इन नेचर मैंने ले रखा है। ठीक, आ जाओ। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए भी नोट्स लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक, नोट्स को डिटेल में ही रखो, एक एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझो, कोई ऐसा भी खर्चा दे सकता है जो मैंने भी अभी तक ना बोला हो और इंस्टीट्यूट की बुक में भी ना हो। मैंने कोशिश किया सोच के वो सारे खर्चे लिखने के जो प्रोबेबल है, जो पूछ सकता है। इवन इंस्टीट्यूट की बुक में बहुत सारे खर्चे नहीं है, जैसे कि बैंक चार्जेस दे दे, अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा है उसमें बैंक चार्जेस आया नहीं है,
अभी तक इंस्टीट्यूट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें बैंक चार्जेस नहीं है ना। हो सकता है मीटिंग के एक्सपेंस भी ना हो। तो हर एक पॉसिबिलिटी मैंने देखा कि क्या पूछ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई खर्चा पूछ दे तो आपको लॉजिक कैसे लगाना है, लॉजिक एक ही तरीका से लगाना है। फॉर एग्जाम्पल बोले कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर ऑफिस स्टाफ। अब देखो ऑफिस स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा, ऑफिस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो उसकी ट्रैवलिंग में जो खर्चा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का हिस्सा होगा। लेकिन क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, जनरल इन नेचर, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, दैट्स इट। चलो अब आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड दो रिसर्च हो सकते हैं। एक जो हमारा प्रोडक्ट है, मान लो आईफोन वाले आईफोन बेचते हैं, हर एक साल एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके बेचते हैं, है ना। कैमरा में थोड़ा चेंजेस कर दिया, थोड़ी डिजाइन, सॉरी डिजाइन तो वो चेंज नहीं करते, कैमरा में थोड़ा चेंजेस कर दिया, थोड़ा स्क्रीन साइज में थोड़ा ये थोड़ा वो, ये इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट है, नई चीज लॉन्च नहीं किया। आईफोन वाले कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे कि वो बनाते हैं मैकबुक, लैपटॉप, है ना, एंड मोबाइल, इसके अलावा कुछ लॉन्च कर दे तो वो नया प्रोडक्ट होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी बेच रहे हैं उसको इंप्रूवमेंट करे, वो क्या है, उसके लिए भी तो रिसर्च करते होंगे। तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, रेगुलर प्रोडक्ट या फिर उसके प्रोसेस या सिस्टम से रिलेटेड, उस पे जो रिसर्च करते हैं ठीक है, वो खर्चा कहाँ पे आएगा? वो खर्चा आएगा हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे ऊपर हमने ले रखा है। लेकिन नए रिसर्च जो करते हैं ना, नए रिसर्च, ये खर्चा रेगुलर प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करते, तो ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ठीक, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ध्यान देना, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सिस्टम होना चाहिए, तभी कॉस्ट शीट में आएगा। चलो, कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट एक साल में नहीं, ओवर द पीरियड लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में बांटा जाता है। ठीक है, तो अगर बोले 2 साल में मोटाइज करो तो कोई बात नहीं, 2 साल में मोटाइज करके खर्चे लेने हैं, है ना। चलो, अगला था क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा। देखो कई बार क्या होता है ना, ये पैकिंग एक्सपेंस, चलो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना है आपको पैकिंग एक्सपेंस। चलो क्या है, हाँ, पैकिंग एक्सपेंस। एंड डोंट वरी, ये जो नोट्स है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब ये क्लास डलेंगी उससे पहले मैं बोल दूंगा ये नोट्स डाल देने को, तो टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड देखो, कई बार हमें प्रोडक्शन करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट या लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए। ठीक, आज ही आप मोबाइल खरीद रहे हो, अगर मोबाइल कोई डिफेक्ट के साथ आपको मिल जाए, और बहुत सारे कस्टमर को कोई डिफेक्ट के साथ मोबाइल मिल जाए फॉर एनी रीजन, तो आप उसके लिए कैसा इमेज बनाओगे, उनकी गुडविल खराब होगी, है ना, कंपनी को नुकसान होगा। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा करना पड़ता है। अब हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके लिए खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, या कई बार स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, चाहे सैलरी दे रहे हैं किसी स्टाफ को या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनके खर्चे, ये सारे क्या आएंगे क्वालिटी कंट्रोल में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिस्से, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो खर्चा कर रहे हैं। चलो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फिर था प्राइमरी पैकिंग। पैकिंग न दो किस्म के हो सकते हैं, एक प्राइमरी पैकिंग और दूसरा सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है ये नेसेसरी होते हैं गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, दे आर नेसेसरी टू होल्ड एंड प्रिजर्व गुड्स। पार्ले जी बिस्किट बेचता है, क्या आपको छुट्टे में बिस्किट देता है? नहीं, पैकेट में देता है। वो जो प्लास्टिक की पैकेट जिसमें बिस्किट आई है ना, वो प्राइमरी पैकिंग है, वो तो नेसेसरी है गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, है ना। तो जो भी मिनिमम, ये पता है ये मिनिमम पैकिंग है, ये चाहिए ही चाहिए गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, ये प्राइमरी पैकिंग होते हैं। हर एक प्रोडक्ट प्राइमरी पैकिंग के साथ आते हैं। कई बार प्रोडक्ट चाहे कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, या कई बार कंपनी मार्केटेबल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एडिशनल पैकिंग कर देती है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम, है ना। तो वो क्या होते हैं, एडिशनल जो पैकिंग है, सेकेंडरी पैकिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन में जरूरत है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा, तो ठीक कर लो, ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, जिसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं।
ठीक, चलो तो यहाँ पे देखोगे कॉस्ट शीट में, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम पढ़ चुके थे। ये देखो सेकेंडरी पैकिंग मैंने कहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम नीचे आएगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ोगे और क्लोजिंग स्टॉक घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ध्यान देना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं पता है, यूनिट में पता है, आपको वैल्यूएशन करनी है तो वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है सेम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है, जितने भी टोटल प्रोड्यूस यूनिट है उनसे डिवाइड करना है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। WIP वैल्यू करना है ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट पे, और फिनिश गुड्स वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। देखो एक तो होता है हमने कितना बनाया, मान लो मैंने प्रोड्यूस किया 1 लाख, करेक्ट, और सेल हुआ 90,000। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, ऊपर जो पढ़ रहे थे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, ये जो खर्चा था ये टोटल 1 लाख यूनिट के थे प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जितना हमने बेचा है ना सेल्स यूनिट, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। 90,000 यूनिट के प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, नाम भी है क्लियर, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके हैं ना, जितने यूनिट बिके हैं ना उनका कॉस्ट। चलो अब प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग के खर्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो ये भी जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग में समझा चुका हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल इन नेचर समझा चुका हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे आते हैं। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ध्यान देना जरा। सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है जो भी खर्चे, स्पेशली सेल्स डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट ही खर्चे होंगे, डायरेक्ट खर्चे तो फैक्ट्री लेवल तक होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसीलिए इसको ओवरहेड बोला जा रहा है, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो सेल्स डिपार्टमेंट में होता है वो सेलिंग ओवरहेड है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो खर्चे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को बेचना कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम है उस गुड्स को गोदाउन से लेके या शोरूम से लेके कस्टमर तक डिलीवर करना। ये गुड्स को डिलीवर करते हैं और ये गुड्स को सेल करते हैं। ठीक, चलो सेलिंग ओवरहेड देखना हो तो देखो सेल्स डिपार्टमेंट होती होगी, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन हो, सेल्स डिपार्टमेंट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, एंड सेल्स डिपार्टमेंट का कोई इंश्योरेंस वगैरह, सारे खर्चे सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी कोई पेमेंट है या सैलरी है, जैसे कि सेल्स मैनेजर की सैलरी, सेल्स पे हम कमीशन देते हैं कई बार, तो सेल्स कमीशन हो गया। एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में उनकी सैलरी, ये सारे खर्चे सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। और क्या, सेल्स डिपार्टमेंट देखो एडवर्टीजमेंट भी करता है अपनी सेल बढ़ाने के लिए, वेबसाइट से कई बार सेल करते हैं तो वेबसाइट पे खर्चा आता है। मार्केट रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कहीं भी बेच दो, जो प्रोडक्ट जहां बिक सकता है वहीं हमें बेचना चाहिए, है ना। आईफोन ज्यादातर शहरों में बिकते हैं, गांव में नहीं बिकते, क्योंकि उनके टारगेट कस्टमर शहर के लोग हैं। तो ऐसे ही मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि हमारी टारगेट कस्टमर कौन से है। ठीक, उसके बाद देखो ट्रैवलिंग का खर्चा, कौन सा ट्रैवलिंग, ऑफिस स्टाफ का नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट के स्टाफ का, है ना। ज्यादातर ट्रैवलिंग का खर्चा इन्हीं का होता है। वारंटी के कॉस्ट आ गए, सेल्स डिपार्टमेंट बेचती है वारंटी के साथ बेचती है, कई बार वारंटी के कॉस्ट आते हैं, चीजें खराब भी हो जाती है। वैसे ही सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड खर्चा, है ना, कई बार प्रमोट करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है चीजों को। रॉयल्टी ऑन सेल्स, याद करो रॉयल्टी जो प्रोडक्शन पे था वो डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा था, रॉयल्टी जो सेल पे है जितना बिकेगा उस पर रॉयल्टी देना पड़ेगा, तो ये किसका हिस्सा आएगा, सेलिंग ओवरहेड का। बैड डेप्ट, इस पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, यानी कि इसके बारे में कुछ हमें नोट्स पढ़ना है। रेंट ऑफ शोरूम, शोरूम सेल्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, शोरूम से ही तो गुड्स बेचते हैं, हम शोरूम में जाते हैं, चीजों को पसंद करते हैं, शोरूम में कुछ डिस्प्ले आइटम लगे होते हैं, जब
गुड्स पसंद कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करता है, सेम ही आइटम जो गोदाम में पड़े हैं उसको पैक करा के डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही प्रोसेस है। चलो, बैड डेब्ट के रिलेटेड क्या आपको नोट्स लिखना है, तो देखो बैड डेब्ट के रिलेटेड दो व्यू है। बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये सेलिंग एंड ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का हिस्सा है। वैसे तो सेलिंग ओवरहेड का है, पर जब भी मैं सेलिंग ओवरहेड लिखता हूं ना, तो बहुत बड़ा फॉर्मेट ना बन जाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिख के ये सारे खर्चे चाहे सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का उसी हेड में लिख देता हूँ। आपको ये भी एग्जामिनेशन में सेमी पैटर्न फॉलो करने हैं। चलो, तो बहुत सारे ऑथर क्या मानते हैं कि हाँ सेल कर रहे हैं तो बैड डेब्ट इनकर्ड हो रहा है, सेल से रिलेटेड ही है तो कोई नहीं, सेलिंग ओवरहेड में इसको ले सकते हैं। लेकिन बैड डेब्ट नॉर्मल हुआ तभी सेलिंग ओवरहेड में लेंगे, अब नॉर्मल हो गया, बैड डेब्ट बहुत बड़ा बैड डेब्ट हो गया। जनरली बिजनेस में इतने बैड डेब्ट नहीं होते, कोई कस्टमर है जो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर गया तो वो बैड डेब्ट अब नॉर्मल है, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करेंगे, सेलिंग ओवरहेड में नहीं लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट पे चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऑथर ये भी मानते हैं कि नहीं, हमारा काम है एक प्रोडक्ट को बनाना ना, तो प्रोडक्ट में जितने कॉस्ट लग रहे हैं अब प्रोडक्ट से जितनी रेवेन्यू आ रही है वहां तक की ट्रीटमेंट कॉस्टिंग डील करता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट। उसके बाद कलेक्शन में कोई लॉस हो गया जैसे कि बैड डेब्ट हो गए, ये कहाँ पे आप कॉस्टिंग में लेके आ रहे हो, ये फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ते हो, फाइनेंस में डालना। हाँ, कंपनी की प्रॉफिट निकालते टाइम ये घटती है, लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉफिट निकालते टाइम इसको नहीं लेना। तो बहुत सारे लोग इसको फाइनेंशियल अकाउंट में लेते हैं, डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्ट शीट में नहीं लेते। अब ये आपके ऊपर है, आप बोलोगे सर कोई एक उपाय तो बताओ, लेना है कि नहीं लेना है। मैं बोलूंगा आप कोशिश करना ना लेना, एजम्पशन लिख देना, ठीक है। बिना एजम्पशन के कुछ नहीं, वैसे दोनों में से कोई गलत नहीं है। मेरा काम है जितने भी अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं, जितने भी अप्रोप्रिएट एजम्पशन हो सकते हैं, सब चीज बताऊं। लेकिन आपका काम है कि इनमें से कोई एक एजम्पशन ले। अगर मुझसे पूछोगे तो एज्यूम करना कि ना लेना, और सीट में तब भी चलेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो, सिमिलरली आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट पे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, गुड्स डिलीवर करना, करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे आएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, और सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का टोटल जो होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल सकते हैं आप, ठीक। तो इसको अलग अलग ना लिख के एग्जाम में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करके दोनों के रिलेटेड खर्चे एक ही साथ लिख सकते हैं, ठीक। चलो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसकी रेंट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, हमें सामान पहुंचाने भी तो होते हैं। इंश्योरेंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार हम इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं कि रास्ते में अगर डैमेज हो जाए, महंगी आइटम है कुछ भी, तो ट्रांजिट में जो इंश्योरेंस लगते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई बार व्हीकल यूज होते हैं, जैसे आपने डोमिनो वालों को देखा होगा, ठीक है, वो अपनी बाइक से लेके आते हैं ना डिलीवर करने, तो डोमिनो वाले व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार व्हीकल यूज होता है जिसकी हायर चार्जेस, मान लो अपना है तो डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, फ्यूल पे खर्चा करना पड़ता होगा, सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। अगला देखो, वेयर हाउस एंड स्टोरेज। मैंने आपको बताया था हम जाते शोरूम में है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, डिस्प्ले पे जो लगी होती है देख के, लेकिन वो प्रोडक्ट आता है कहाँ से, आता है वेयर हाउस से, प्रोडक्ट आता है जहाँ पे स्टोर हो रखा है। तो उस डिपार्टमेंट का काम क्या है, जो वो डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, तो उनका अगर कोई इंश्योरेंस हो रखा, उनका कोई रेंट है, उस डिपार्टमेंट के कोई खर्चे, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे, ठीक। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। ये क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना बनाया उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना बेचा है ना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या था, जितना बेचा है ना उसका टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं जुड़े होते, जब जुड़ जाते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है, ठीक। अब ये है टोटल कॉस्ट और ये रहा सेल, तो बीच का क्या है,
प्रॉफिट, है ना। चलो अब थोड़ा नोट्स लिखो। चलो नोट्स में सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू आइटम्स। नंबर 1 अबनॉर्मल कॉस्ट। जितने भी अबनॉर्मल कॉस्ट है ना, जितने भी अबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। कॉस्ट शीट में वही खर्चे आएंगे जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट पे हम चार्ज कर सकते हैं। अब नॉर्मल कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करते। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, मान लो पेंडेमिक में खर्चे हो गए, बहुत सारे कंपनियां हैं जिनको सैलरी देनी पड़ी, खर्चे होते रह रहे थे, उनका ओवरहेड इनकर्ड हो रहा था, रेंट इनकर्ड हो रहा था, लेकिन पेंडेमिक में गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। तो वो जो एक्स्ट्रा उनको लॉस इनकर्ड करना पड़ा ना, वो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, वो उनकी लॉस है, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे ही स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, कोई कंपनसेशन पे करना पड़ गया, ये सारे क्या है, अबनॉर्मल लॉस है। मटेरियल कॉस्ट ऊपर ले रखा है हमने, पता है मटेरियल कॉस्ट में भी अबनॉर्मल लॉस हो गया मटेरियल का, तो मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। यानी कि मटेरियल से रिलेटेड अबनॉर्मल लॉस हो, लेबर से रिलेटेड अबनॉर्मल लॉस हो, या फिर एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चे हैं अबनॉर्मल लॉस नेचर के, कोई भी अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट हो, हम कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। कॉस्ट शीट में सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं। सिमिलरली कोई सब्सिडी मिल गया, या फिर इसको ग्रांट भी बोल सकता है, इंसेंटिव भी बोल सकता है, रिड्यूस करेंगे कॉस्ट से। किसके कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे? अरे जिस चीज से रिलेटेड सब्सिडी मिली है, मटेरियल से रिलेटेड मिली है, तो मटेरियल कॉस्ट से घटा के मटेरियल दिखाएंगे। अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड आपको सब्सिडी मिली है, तो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट से घटाओगे, और जब घट जाएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो ऑलरेडी आपको रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, चलो फाइनेंसिंग कॉस्ट, इसके ऊपर भी एक डिबेट है। चलो सबसे पहले इंस्टीट्यूट क्या कहता है, तो इंस्टीट्यूट कहता है फाइनेंसिंग कॉस्ट के लिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा तो नहीं है। तो ये तो बात इंस्टीट्यूट 100% करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि अरे गुड्स बनाने से रिलेटेड तो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता ही नहीं है। हमने लोन बोरो करी फाइनेंस करने के लिए, बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है। जिसने लोन बोरो नहीं किया ना, अपना पैसा लगा के बना रहा है, वो भी गुड्स बना सकता है। गुड्स बनाने के लिए कॉस्ट इनकर्ड करना जरूरी है, उसकी फाइनेंसिंग फाइनेंशियल अकाउंट का हिस्सा है। प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड कभी भी फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं होता, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन कहता है इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ सेल में आप ले सकते हैं, यानी कि जब टोटल कॉस्ट आप निकाले तो उस समय आप ले सकते हैं। यानी कि कहां पे लेंगे, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट आया तो इंटरेस्ट कॉस्ट आया तो आप यहां पे लेंगे। तो यानी कि टोटल कॉस्ट का हिस्सा तो है, टोटल कॉस्ट का हिस्सा तो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेंगे। इस बात से मैं खुश नहीं हूं इंस्टीट्यूट के। एक बात सुनो, कहां पे था। हम्म, अगर एग्जाम में आता है तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल लेते टाइम लेना ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आंसर सेट करता है, मैं नहीं। मेरा पर्सनल व्यू क्या मायने रखता है ये अलग बात है, पर इंस्टीट्यूट कैसा सॉल्यूशन देता है ये अलग बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है एक्यूरेट, कॉस्ट ऑफ सेल में लेना है, इस बात पे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फाइनेंसिंग कॉस्ट shall not be part of प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट शीट में तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट ही लेते हैं ना, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है ना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ना ही सेलिंग से रिलेटेड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। वो सिर्फ आप इनकर्ड कर रहे हो, दुनिया इनकर्ड नहीं कर रही। जो खर्चे आप भी इनकर्ड कर रहे हो और आपके कंपटीटर भी इनकर्ड कर रहे हो ना, वही खर्चे आपको लेना चाहिए। इसीलिए अब नॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है, वो लॉस आपको हुआ है, आपके कंपटीटर को नहीं। ठीक, हम एक ही पैरामीटर में हमेशा देखते हैं। अगर आप अपने खर्चों पे बहुत सारे खर्चों का लोड डाल दोगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी आपकी कंपटीटर की तुलना में, फिर आपका महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो मैं एक वेंडर की एग्जांपल देता हूं, करेक्ट। कौन सा वेंडर, वेजिटेबल वेंडर। ठीक है, ये ए है और ये बी है। बी बेच रहा है वेजिटेबल को
₹50 केजी, ए बेच रहा है वेजिटेबल को ₹80 केजी। आपने पूछा ए से कि भैया आप इतने महंगे क्यों बेच रहे हो, आपके बगल में ही तो ₹50 केजी मिल रहा है। तो ए कहता है कि क्योंकि मैंने अपना शॉप लोन पे ले रखा है ना, तो ब्याज भी मुझे भरना पड़ता है, तो थोड़ी मेरी खर्चा ज्यादा है, इसीलिए मैं ₹80 केजी बेच रहा हूँ। तो आप इससे खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। आप एज अ कस्टमर, आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन करना है और प्रोडक्ट वही लेना है जो अप्रोप्रिएट कॉस्ट पे मिल रहा हो। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो खर्चा सिर्फ आप इनकर्ड कर रहे हैं, आपके नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कि और सारे लोगों पे वो खर्चे नहीं लग रहे हैं, वो खर्चे को आप प्रोडक्ट पे मत डालो। ठीक है। इसलिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लॉजिकली यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट में आनी चाहिए। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में लेना है, तो आपको लेना है, क्योंकि मुझे पता है जब इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा तो 100%। पहले तो एक कंफ्यूजन भी थी, सिर्फ पार्ट ए लिखा था पुराने कोर्स में, अब मई 2024 का मटेरियल आया तो उसमें पार्ट बी भी लिख दिया। तो आपको दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पे लेना है, इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना नीचे, जहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेकेंडरी पैकिंग ले रहे थे, वहीं पे इंटरेस्ट कॉस्ट लेंगे। फी है, पेनल्टी पे करना पड़ा, कई बार फाइन पे करना पड़ता है, हेवी डैमेज हो गया या समटाइम डिमरेज। डिमरेज मतलब इट इज अ पेनल्टी, कहाँ पे पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 में। कई बार हमें ट्रांसपोर्टर को डिले करने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है एज अ फाइन एंड पेनल्टी, इसको बोलते हैं डिमरेज। तो ये भी अब नॉर्मल कॉस्ट है, इसको भी कॉस्ट में नहीं लेना है, तो कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। ठीक है। आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, ये भी आइटम कॉस्ट शीट में आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट के लिए तो मैंने समझा दिया, प्रोविजन कोई भी खर्चे में नहीं लिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट परचेज पे मिलता है, हम परचेज में से घटा के लेते हैं, सेल्स पे देते हैं, सेल्स में से घट के रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करते, ये फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। डोनेशन वगैरह हो गया, कंपनी लेवल पे खर्चे हैं, टैक्स पेमेंट हो गई है, प्रोविजन फॉर टैक्स, कंपनी लेवल का खर्चे है, इनको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट शीट में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से और बेचने से रिलेटेड खर्चा लिया जाता है, और प्रोडक्ट से जो कमाया जाता है वो लिया जाता है। ठीक, कंपनी लेवल पे जो खर्चे होते हैं वो नहीं लेते, वो टोटल कंपनी की प्रॉफिट निकालते टाइम हम लेते हैं। ठीक है, जिसको जनरल पीएल बोलते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। हम यहाँ पे कॉस्टिंग पीएल देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच के कितना कमा रहे हैं ये निकालना देख रहे हैं। ठीक है, चलो।